Namaskar, a very warm welcome to my channel Helping Hand. This is Preeti. I am a lawyer by profession practicing in Delhi High Court and Supreme Court of India. Today we discuss on Domestic Violence Act. We can call it by name of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 और हिंदी में हम इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की सुरक्षा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये उन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात करता है जिनका उनके घर में ही प्रताड़ना की जाती है। जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार के भीतर किसी भी तरह की हिंसा के शिकार हो रही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक सिविल लॉ है, यानी कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं कि ये शादी तोड़ने का कानून नहीं है, इनफैक्ट इसमें शादी बचाइयाँ भी जाती है। इसका मुख्य एम है ये है कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकना और महिलाओं को रिलीफ प्रदान करना। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इजी टू एक्सेस है। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि महिला की पहुंच में आ सके। अब हम बात करते हैं इसमें ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो इसमें अपने आप को पीड़िता कह सकती हैं। नंबर 1, कोई भी माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, सिस्टर इन लॉ, कोई भी वुमेन जो लिविंग रिलेशनशिप में रहती हो, ग्रैंड मदर, ये सारी महिलाएं अपने आप को इसमें पीड़िता कह सकती हैं यदि वह आरोपी या आरोपियों के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं और आरोपियों के साथ किसी भी नातेदारी रिश्तेदारी में इन्वॉल्व हैं और आरोपियों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं, तो ये सारी महिलाएं अपने आप को इसमें पीड़िता कह सकती हैं और आरोपियों के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे मुख्य विशेषता ये भी है कि यह सेक्युलर लॉ है, यानी कोई भी धर्म की औरत, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, सिख धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो, जैन धर्म की हो, बौद्धिस्ट धर्म की हो, कोई भी धर्म की औरत इसमें केस फाइल कर सकती है आरोपियों के अगेंस्ट। डोमेस्टिक वायलेंस की एक और सबसे अच्छी मुख्य विशेषता ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी महिला बहुत सारे रिलीफ एक साथ मांग सकती है। Now we see what are domestic violences under Domestic Violence Act. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस को डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है। मुख्यतः डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 4 तरीके के अब्यूज बताए गए हैं: फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज। अगर आप रेस्पोंडेंट है तो आपका कोई भी ऐसा एक्ट, कमीशन, ओमिशन या कंडक्ट में अमाउंट टू फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिकल अब्यूज and that respondent would be liable under the Domestic Violence Act. Now we see what are physical abuse. Physical abuse क्या है? Physical abuse के अंदर अगर आप विक्टिम की बॉडी को कोई भी क्षति पहुंचाते हैं, उसको हार्म करते हैं, उसकी लाइफ को, लिम्ब को, हेल्थ को खतरे में डालते हैं, that would be physical abuse. जैसे कि beating, slapping, hitting, kicking, shoving, giving bodily pain to victim, गिविंग इंजरीज टू विक्टिम्स, जैसे मारना, पीटना, बाल खींचना, गिविंग बॉडली पेन टू विक्टिम, दैट वुड कम अंडर फिजिकल अब्यूज। नाउ कम टू सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज मीन्स लैंगिक प्रताड़ना। नंबर 1, यदि इसमें कोई भी रेस्पोंडेंट पीड़िता को सेक्सुअली अब्यूज करता है, उसका कोई भी ऐसा कंडक्ट जो कि सेक्सुअल नेचर का हो और विक्टिम की डिग्निटी को वॉलेट करता हो या विक्टिम की डिग्निटी को हर्ट करता हो, तो दैट वुड बी कम अंडर फिजिकल अब्यूज। नंबर 1 इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आरोपी विक्टिम को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए फोर्स करता हो, चाहे वो अगर अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा करता है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है एंड दैट पर्सन वुड बी लायबल अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दूसरा, अगर आरोपी विक्टिम को किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। यदि आरोपी विक्टिम को पोर्नोग्राफी दिखाता है या कोई भी ऐसा ऑब्सीन सब्सटेंस देखने के लिए फोर्स करता है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। और यदि कोई आरोपी किसी भी तरह के चाइल्ड अब्यूज में इंडल्ज है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अनवेलकम हो, सेक्सुअल नेचर का हो और विक्टिम की डिग्निटी को वॉयलेट करता हो, तो दैट वुड कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब हम बात करते हैं वर्बल और इमोशनल अब्यूज की। विक्टिम को इंसल्ट करना, उसको ह्यूमिलेट करना, उसको नेम कॉल करना, तो ये वर्बल और इमोशनल अब्यूज है और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर लायबल होगा रेस्पोंडेंट। इससे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे नेम कॉलिंग करना, इंसल्ट करना, एक्यूजेशन ऑन हर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना, उसके कंडक्ट पर उंगली उठाना, एक्यूजेशन फॉर नॉट हैविंग अ डॉरी, एक्यूजेशन फॉर नॉट हैविंग अ सफिशिएंट आर्टिकल्स, थिंग्स, और उसको बार बार उसको बोलना कि लाइक नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, accusation on her, insult to her for not having a male child,
और इसके एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि विक्टिम की शादी किसी और से करवा देना, या विक्टिम की शादी जहाँ वो चाहती है वहाँ ना करवाना, या विक्टिम को किसी से मिलने ना देना, विक्टिम और उसके बच्चे को वही बाहर जाने ना देना, विक्टिम और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देना। डेट वुड बी अ वर्बल और इमोशनल अब्यूज़। या विक्टिम की शादी कहीं और करवाना, या विक्टिम और उसके बच्चे को किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मीन्स स्कूल वगैरह जाने ना देना, या विक्टिम और उसके बच्चे को किसी से मिलने ना देना, और विक्टिम और उसके बच्चे को घर में बंद रखना, एक जगह रखना। तो डेट वुड बी अ वर्बल और इमोशनल अब्यूज़। वन मोर थिंग, इसमें सुसाइड की धमकियां देना विक्टिम को, डेट वुड बी अ इमोशनल अब्यूज़। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि यदि वाइफ जो है अपने पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली कंसर्न होती है, और अगर हस्बैंड बार बार कहता है कि तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे पापा को जान से मार दूंगा, ये भी एक तरीके का वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ है। नाउ कम टू इकोनॉमिकल अब्यूज़। एग्रीड पर्सन की या विक्टिम की प्रॉपर्टी है या फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसकी, या इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है, उसको उससे डिप्राइव रखना, ये एक तरीके का इकोनॉमिकल अब्यूज़ है। यदि इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि विक्टिम को मेंटेनेंस ना देना, विक्टिम को फूड क्लोथिंग ना देना, मेडिसिन ना देना, विक्टिम की ऑफिस जाती है तो उसको ऑफिस जाने ना देना, उसको ऑफिस जाने में डिस्टर्बेंस पैदा करना और उसकी सैलरी ले लेना, विक्टिम का रेंट जहाँ वो रहती है उसका रेंट ना देना, ये सारा इकोनॉमिकल अब्यूजेस हैं। मेजरली इसमें यह है कि रेस्पोंडेंट द्वारा अगर कोई डिस्पोज ऑफ करता है किसी प्रॉपर्टी से विक्टिम को, और वो प्रॉपर्टी वो खुद की है, वो प्रॉपर्टी अगर खुद की है विक्टिम की, तो ये भी एक तरीके का इकोनॉमिकल अब्यूज़ है। हाँ, अब इसमें और भी कुछ अब्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि विक्टिम को बाहर जाने ना देना, विक्टिम जो चीज़ यूज़ करती है उसको वो चीज़ यूज़ करने ना देना, विक्टिम को लेट सपोज वो ऑफिस का कोई पर्टिकुलर काम करना चाहती है उसको वो करने ना देना, विक्टिम को वो कपड़े पहनने ना देना। ये सारे के सारे इकोनॉमिकल अब्यूज़ हैं। नाउ वी टॉक ऑन हाउ टू सीक रिलीफ अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर महिला चाहे तो पुलिस के पास जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। पुलिस वहां पर एफआईआर दर्ज करेगी 498A में आईपीसी में, और मामला आगे प्रोसेस करेगी। दूसरा तरीका है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर 2 तरीके बताए गए हैं रिलीफ लेने के। नंबर 1 बाय कोर्ट, नंबर 2 बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर वो पर्सन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है और हर जिले में होता है। अगर विक्टिम चाहे तो अपने जिले के प्रोटेक्शन ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करके उसको अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की सूचना दे सकती है, अपनी कंप्लेंट दे सकती है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेट करके उस पर इन्वेस्टिगेट करके मामला आगे बढ़ाता है, आगे कॉग्निजेंस लेता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि वो महिला को बताए, विक्टिम को बताए कि कौन कौन से उसके रिलीफ बनते हैं और कौन कौन से रिलीफ को ले सकती है। जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, मॉनिटरी रिलीफ ले सकती है, कस्टडी के ऑर्डर ले सकती है, कंपनसेशन के ऑर्डर ले सकती है, ये सारे ऑर्डर्स वो ले सकती है। ये बताना प्रोटेक्शन ऑफिसर की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। अगर महिला असमर्थ है जाने में प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, तो महिला के बिहाफ पर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को डोमेस्टिक वायलेंस की सूचना दे सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो सूचना मिलते ही इन्वेस्टिगेशन करे और मामला आगे बढ़ाए। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर लगता है कि विक्टिम को मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है या विक्टिम को कोई इंजरी है, तो वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट को आगे कोर्ट में भेजेगा। अगर विक्टिम को किसी सेफ शेल्टर होम की ज़रूरत है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि विक्टिम को सेफ शेल्टर होम प्रोवाइड करवाए। मामले को इन्वेस्टिगेट करके DIR बनाकर DIR आगे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड करता है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है। अब हम आगे बात करते हैं कि बाय कोर्ट कैसे रिलीफ लिया जाता है। अगर कोई भी महिला चाहे तो कोर्ट से भी रिलीफ ले सकती है। उसे कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है सेक्शन 12 के अंदर, और वो कोर्ट से भी उसको रिलीफ मिल सकता है। कोर्ट मैटर को 3 दिन में हियरिंग में लेना होता है और 60 डेज में मैटर को डिसाइड करना होता है। अगर कोर्ट से महिला चाहे तो अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फसाई केस महिला के फेवर में है, तो कोर्ट
महिला के फेवर में प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है, रिस्ट्रेनिंग के ऑर्डर दे सकता है, मॉनिटरी रिलीफ के ऑर्डर दे सकता है, टेम्पररी कस्टडी का ऑर्डर दे सकता है, कंपनसेशन के ऑर्डर दे सकता है। अगर महिला असमर्थ है कोर्ट जाने में भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उसका मैटर की हियरिंग हो सकती है। अब अगर कोर्ट की किसी भी ऑर्डर को रेस्पोंडेंट ब्रीच करता है या नहीं मानता या तोड़ता है तो उसके लिए उसको 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना और दोनों है। अगर कोर्ट को लगता है कि मैटर में किसी काउंसिलिंग की ज़रूरत है तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो मैटर को काउंसिलिंग के लिए भेजे। नाउ जुरिडिक्शन। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस कहाँ विक्टिम फाइल कर सकती है। विक्टिम चाहे तो नंबर 1 वहाँ फाइल कर सकती है जहाँ पर वो खुद रहती हो, काम करती हो, बिजनेस करती हो। नंबर 2 वहाँ फाइल कर सकती है जहाँ पर रेस्पोंडेंट रहता हो, काम करता हो, बिजनेस करता हो। नंबर 3 वहाँ फाइल कर सकती है जहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने का मतलब है कि वहाँ फाइल कर सकती है जहाँ पर विक्टिम के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो। सपोज को हस्बैंड वाइफ घूमने गए हैं जयपुर, वहाँ उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, रेस्पोंडेंट ने विक्टिम को मार दिया, तो वहां पर भी विक्टिम केस फाइल कर सकती है। First of all, thank you so much for appreciating my responses, my initiative, and my efforts, and made this successful. I have received many calls from women who are subjected to domestic violence in their family. So I thought to come up with a video on it, and I request you to kindly spread this video to many people so that they can also get benefit from it. Sometimes women are not able to share, to talk this issue to everyone. So I thought to so I request you to kindly spread this video and help them. Well, thank you so much. Namaskar.